दोस्तों, कृषि बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है और उसके जो कानून धक्के से बनवा दिया गया, सभी ने देखा राज्यसभा में किस प्रकार बनाया गया और किसानों के हितों को जिस प्रकार से इन्होंने हार्म किया है, उसके विरुद्ध जो आंदोलन पंजाब में लगातार चलता रहा और मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने उसको ज़्यादा हल्के में ले लिया। इन दिनों बहुत सी ऐसी हरकतें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जिससे पता लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है, बहुत डेस्परेशन में है। बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि अटर डेस्परेशन दिखाते हैं नरेंद्र मोदी की। सबसे पहले तो इसमें देखना होगा कि जो पंजाब का जो जनमानस है, पंजाब एक ज़ाहिर तौर पर एक सिख मेजॉरिटी स्टेट है और वहाँ पर जो माहौल तैयार किया गया है किसानों की जत्थेबंदियों द्वारा, कि किसान जो वहाँ के पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपने हकों के लिए जागृत भी हैं, तो उन्होंने आपस में इस प्रकार से एक दूसरे को एजुकेट किया है बिल को, लॉ को पढ़ के और इसके होने वाले दूरगामी हानिकारक प्रभावों को, कि नरेंद्र मोदी ने शायद पंजाब में हो रहे जो विरोध को हल्के में ले लिया। पहले 2-3 महीने 4 महीने ये जो आंदोलन था, ये जो विरोध प्रदर्शन थे पंजाब के गलियों, शहरों, मोहल्लों, गांवों में चलते रहे और पहले तो इतने छोटे लेवल पर थे कि इससे यहाँ वहाँ की जो कांग्रेस सरकार बहुत ज़्यादा, या यूँ कहें वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है और विपक्षी शिरोमणि अकाली दल हो, इन लोगों ने भी उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब इसका प्रभाव बढ़ने लगा तो अंततोगत्वा पंजाब सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, खुद राहुल गांधी को भी थोड़ा उसमें टोकनिज़्म देना पड़ा और जब ये विरोध और बढ़ गया तो अंत में शिरोमणि अकाली दल को, अब हरसिमरत कौर बादल को मोदी सरकार से इस्तीफ़ा देना पड़ गया और आज हालात ये आ गए हैं कि सुखबीर बादल वो अपने कुछ कुछ हफ्तों पहले तक सालों से मित्र बने हुए नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि सरकार असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये देश को बांट रही है, ये हिंदू मुसलमानों सिखों को आपस में लड़वा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हर प्रकार की पुरानी ट्रिक इन द बैग गवर्नमेंट ने यूज़ कर ली है मीडिया के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार से रिपब्लिक टीवी, आज तक, जी, ये सब चैनल्स को जो किसान आंदोलन के जो जो वहाँ पर स्पॉट्स हैं, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, चाहे जहाँ पर किसान मार्च कर रहे हों, वहाँ पर जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं पंजाब से लेकर दिल्ली तक, वो काबिल तारीफ़ है मुझ जैसे आदमी के लिए। इवन यूपी बॉर्डर पर ऐसा हो रहा है, राजस्थान बॉर्डर पर ऐसा हो रहा है। आप देखिए इन चैनल्स की, जो कि हम बहुत पहले से ये समझते आ रहे हैं कि ये बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है, दे आर नॉट रियली मीडिया हाउसेस। उनकी जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो मेरे ख्याल से किसी भी पत्रकार को देखना चाहिए कि पत्रकारिता में यदि आप गलत काम करेंगे तो जनता आपको किस नज़र से देखेगी। लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे मेन कारण है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की डेस्परेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। उन्हें नहीं पता था कि इस बार किसान अपने मोर्चे की पूरी तैयारी करके आए, किस प्रकार लामबंद होकर आए हैं, किस प्रकार किसानों ने वहाँ पर पिछले 3-4 महीने न सिर्फ एक दूसरे को एजुकेट किया, किस प्रकार विभिन्न जो 32 के करीब जो किसान संगठन है पंजाब में, वो साथ आए। जो जनरली साथ में इतने ज़्यादा नहीं रहते थे, वो विभाजित रहते थे, लेकिन वो साथ आए। किस प्रकार उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल व अन्य छोटी छोटी पार्टियों को भी मजबूर किया कि वो किसानों का साथ दें। किस प्रकार से न सिर्फ किसान बल्कि छोटा मझोला दुकानदार, बड़ा व्यापारी, यहाँ तक कि सरकारी कर्मी वर्ग भी पंजाब का मुस्तैदी से, बड़े ही शिद्दत के साथ वो किसानों के हकों की मांगों का समर्थन कर रहा है। एक डीआईजी जो
डीआईजी प्रिजन थे, उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया है। हज़ारों फौजियों ने, तकरीबन 5,800 भूतपूर्व सैनिकों ने अपने मेडल लौटाने की बात की है किसानों का समर्थन करते हुए। बहुत सारे जो नामी गिरामी खिलाड़ी रहे हैं, परगट सिंह मेरे एक बहुत बचपन के एक मैं कहूँगा कि आइकन होते थे। प्रेमचंद ढींगरा बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर वर्ल्ड रहे हैं, वो मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं, और उन्होंने भी अपना जो मेडल्स हैं, अपने जो भी उनको खिताब मिले हैं, वो सरकार के मुंह पर मारने की बात की है। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इसमें तिलमिलाए हुए दिख रहे हैं। पुराने जो आंदोलन उन्होंने फ्लॉप करने में जो षड्यंत्र, जो जो तरीके अपनाए थे, वो यहाँ पर एक के बाद एक ऐसा लगता है कि रावण तीर चला रहा है और भगवान राम उसको कहीं ना कहीं काट दे रहे हैं। इस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया, कच्छ में गए, वो भारत के एक सुदूर कोने में गए, वो भी अपने गृह राज्य, जहाँ पर उनका एक तरह से कहें तो मोनोपोली है। वहाँ पर वो यदि कोई विपक्ष खड़ा होता है, कोई विरोध करने खड़ा होता है, तो पुलिस आकर उसे घर में धर लेती है, उसे नज़रबंद कर लेती है, उसे हवालात ले जाती है। यदि 150 लोगों का ग्रुप खड़ा होता है तो पुलिस वहाँ पर आकर कॉलोनियों में तोड़ फोड़ करती है, जबरन उनकी खिड़कियाँ तोड़ती, दरवाजे तोड़ती है, घर में आके तोड़ फोड़ करती है, उनके वाहनों को क्षत विक्षत करती है, पत्थर मारती है, यहाँ तक पुलिस करती है। ऐसे राज्य में वो कोने में जाकर कच्छ में कुछ फोटो ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर वो 10 12 15 सिख वेशभूषा में जो किसान हैं उनसे मिल रहे हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको कच्छ के किसानों से वो जाकर मिलना पड़ रहा है? मैं आपको बताता हूँ ये जो दोगलापन है, ये कितना बड़ा दोगलापन है। ये जो सिख किसान कच्छ में कहाँ से आए, इसकी कहानी जाती है वे बैक इन 1965, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देश को दिया था। जब 1965 में पाकिस्तानी सेनाएं वो कच्छ की तरफ घुसी चली आई। कच्छ एक बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 45,000 वर्ग किलोमीटर का, जो कि गुजरात के कुल भूभाग का 23%, 23% है। और जब शास्त्री जी को ऐसा लगा कि ये तो नो मैन्स लैंड काइंड ऑफ थिंग है, ये प्लेस है, यहाँ पर जो रन है वहाँ पे सिर्फ ज़मीन पर नमक है, कोई फसल नहीं उग पाती, इसलिए ना वहाँ पर पानी है, ना फसल है, ना कोई इस प्रकार का स्रोत है जिससे वहाँ पर मानव जीवन संभावित हो सके। तो इसलिए इस वजह से वहाँ पर न गांव थे, न कोई मानव आबादी थी। उस वजह से पाकिस्तान वहाँ पर घुसा चला आया। तो जब प्रधानमंत्री शास्त्री को ये चिंता सताई तो उन्होंने ये ऑफ़र पंजाब हरियाणा की धरती को दिया। उन्होंने बहुत से पूर्व सैनिकों को, जो कि युद्ध कौशल में भी अपनी वीरता बहादुरी के लिए, अपने मार्शल स्पेशलिटी की वजह से जाने जाते थे और क्रेडेंशियल्स, देशभक्ति के क्रेडेंशियल्स उनके पास थे, तो ऐसी कौम को उन्होंने इनवाइट किया कि वो आकर कच्छ में बस जाएं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए, जैसे कि वहाँ पर जो बैलों की ख़रीद में गवर्नमेंट ने अनुदान दिया, वहाँ घर बसाने के लिए अनुदान दिया। पूरा का पूरा शास्त्री जी पर भरोसा देश करता था, देश का जवान हमेशा करता था। वो बहुत प्रिय प्रधानमंत्री रहे, तो उन पर भरोसा करके वो जो मूवमेंट था, वो मास मूवमेंट, वो सैकड़ों परिवारों का पंजाब और हरियाणा से वो कच्छ में किया गया। जब वो कच्छ में पहुँचे, जहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, तो ये बहुत ही विकट परिस्थितियां थी जीवन के लिए, लेकिन उनके पास खेती का हुनर था, जज्बा था। वहाँ पर जो किसान परिवार बसे, उन्होंने एक तरह से करिश्मा कर दिया। वहाँ पर उन्होंने एक जो रेगिस्तान में को नखलिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पर ज़मीन में आज की तारीख में उन्होंने इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था डेवलप की, वहाँ पर पानी लेकर आए, वहाँ पर खेती
खेती करनी शुरू की अपनी मेहनत से, और आज की तारीख में बहुत ही उपजाऊ वहाँ पर खेती होती है। फूल ही नहीं, फल और फसल की भी बहुत सारी खेती होती है। बहुत ही बेहतरीन किस्म के फ्रूट्स का वहाँ पर उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है। तो और वहाँ का किसान इस प्रकार धीरे धीरे करते हुए 1965 के चलते चलते आज 2000 वर्ष के बाद, 2000 के बाद वो काफ़ी मैं कहूँगा कि प्रॉस्परस हो गया था। जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा के किसान अपने जो मातृभूमि में, अपनी जो ज़मीन में पंजाब हरियाणा में प्रॉस्परस था, उस तरह। तो जब वहाँ पर खेती अच्छी होने लग गई, वहाँ की आबादी बढ़ने लग गई, देखा देखी आसपास के जो गुजराती किसान थे उन्होंने भी वो मेथड्स सीखे और वहाँ पर आबादी बढ़ गई। जब आबादी बढ़ी, ज़मीन उपजाऊ थी, वहाँ पर कमाई हो रही थी, तो जाहिर तौर पर ज़मीनों के रेट बढ़ना लाजमी था। जब ज़मीनों के रेट बढ़े तो 2010 में जो वहाँ से किसान माइग्रेट करके पंजाब हरियाणा से आए थे, उन्हें एक सन्न कर देने वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस मिला, जिसमें बताया गया कि उनकी जो ज़मीनें थीं, जो कि सरकार ने उन्हें अनुदान में दी थी या उन्होंने अपने पैसे लगाकर ख़रीदी थी, वो ज़मीनें फ्रीज़ की जा रही हैं। यानी कि उसमें कोई भी थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जा सकता है। फ्रीज़ करना यानी कि वो ज़मीनें, अब आप वो ज़मीन को दिखाकर आप लोन नहीं उठा सकेंगे। किसानी में लोन का, ऋण का बड़ा महत्व है, और ये लगातार हर कृषि साइकिल में ऋण चाहिए होता है किसान को अपनी खेती करने के लिए। उसमें जो बीज की खरीद के लिए, वहाँ पर मज़दूरों की मज़दूरी के लिए, वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स के लिए व अन्य संसाधनों के लिए, जो कि वो फसल बिकने के बाद उसे पूरा करता है, उसकी किस्तें। तो ये ऋण के लिए वो ज़मीनें अयोग्य घोषित कर दी गई। किसानों ने बहुत लड़ाई लड़ी, और अगर हम उन किसानों की स्ट्रगल को देखें तो हम पाएंगे कि 2010-2011 वहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में दिया। और ये उन किसानों के लिए जो अपना वतन छोड़ कर आए थे, जो अपनी ज़मीन पूरी छोड़ कर आ गए थे, हमेशा के लिए माइग्रेट हो गए थे, हालांकि वो इतना अच्छा काम कर रहे थे कि वो धीरे धीरे करके अपने नाते रिश्तेदारों, परिवारों को भी बुलाने लग गए थे। उन किसानों को ये धोखा हो गया। उन्होंने उस तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है वह नरेंद्र मोदी, उन तक गुहार लगाई। जाहिर सी बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था वो नरेंद्र मोदी की शह पर ही आया होगा, क्योंकि ये गुजरात सरकार ने भिजवाया था। तो नरेंद्र मोदी से कई बार पर्सनली मिलने, रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उन्हें बिल्कुल भी जिसे कहते हैं तवज्जो नहीं दी। शायद उनका, नरेंद्र मोदी का जो उस वक्त बतौर गुजरात मुख्यमंत्री, उनकी नज़र रही कि उस कीमती होती ज़मीन पर किस प्रकार से वो अपने मित्र पूंजीपतियों को बांट सकें और पैसा कमा सकें। इस वजह से उन्हें वो केस आज भी लगातार चल रहा है। और ये किसान, एक उनका भविष्य जो है कृषि का, जो अपना घर बार छोड़कर पंजाब हरियाणा में चले आए थे, उनका जो घर बार अधर में लटक रहा है। तो उस सिख किसान से मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे आज, और ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि कोई सिख नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देखा जाना पसंद नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी सिख समुदाय में नरेंद्र मोदी की बढ़ गई है। आउट ऑफ डेस्परेशन IRCTC, जो कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, वो आउट ऑफ डेस्परेशन वो ईमेलर्स भेज रहा है। बताते हैं कि 2 करोड़ ईमेलर भेजे गए हैं, जिसमें अपने जो लोग उनके कस्टमर्स हैं, जिनके की IDs IRCTC के डेटा बैंक में हैं, उनको 2 करोड़ लोगों को ऐसा भेजा गया है। ख़ास तौर पे सिखों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिखों के रिलेशन को, कुछ रिलेशंस मतलब नाता है, वो वाली कहानियाँ जोड़कर बताने का कि वो सिखों का कितना आदर करते हैं, कितने पुराने रिलेशन एंड ऑल दैट। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट है नरेंद्र मोदी सरकार का, सिखों में, पंजाब में अपनी गिरती हुई साख को किसी तरह से भी संभालने का। वही अटेम्प्ट है कच्छ में सिख जो फार्मर है उससे जाकर मिलना और फोटो ऑपरेशन करके दिखाना, फैलाना कि
प्रधानमंत्री सिख यानी किसानों से बात कर रहे हैं। भाई अगर आप किसानों से, सिख से बात करना चाहते हैं तो असली सिख तो पंजाब से चल के आया है, ठंड में ट्रैक्टर ट्रॉली में सो रहा है, पराली बिछा के, पुआल बिछा के सो रहा है अपनी ट्रॉली के ऊपर, बारिश में भी वो अडिग है, वो सड़क पर खाना बना रहा है, अपने परिवार को घर पे छोड़ कर आया है, अपनी खेती किसानी दूसरे लोगों के भरोसे छोड़ कर आया है, आपसे मिलने आया है। आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? आपके तो अपने सिख, जैसे आपके जो प्रवक्ता हैं, आरपीएन सिंह कह लो, या फिर आपके दिल्ली के जो लीडर हैं जो कि अपने आप को 50% अकाली और 50% भाजपाई बताते हैं वक्त के हिसाब से, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो तक आपको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। आप ये समझ जाइए, आपकी साख सिख समुदाय से गिरनी शुरू हुई है। सिख समुदाय में ही केवल नहीं गिरी है, ये प्रभाव, ये इट्स अ वाटरफॉल इफेक्ट, और ये चेन रिएक्शन होने वाला है। आप समझिए कि ये आगे आपकी साख गिरनी ही है यदि आप किसानों के हित को कुचलने की कोशिश करेंगे और इस तरह की शोशेबाजी लगातार करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।